हेलो एवरीवन, मेरा नाम है ट्विंकल और आज हम लोग CGL 2024 में पूछा गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरा थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एग्जाम्पल। यहाँ पे कुछ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और उसके साथ कुछ सेट ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन है और बोल रहा है कि कौन सा इनकरेक्टली मेस्ड है। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए ये कंप्लीट थ्योरी आपको पता होना चाहिए। तो चलो हम लोग पहले थ्योरी को डिस्कस करते हैं। देखो एक साइंटिस्ट थे RH वाइटेकर साहब, मेरे साथ साथ आप याद करते हुए चलना तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा लेक्चर से। देखो RH वाइटेकर साहब ने 1969 ईयर में धरती में प्रेजेंट जितने भी ऑर्गेनिजम्स है सबको 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। कितने किंगडम्स में? 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो धरती में प्रेजेंट जितने भी एनिमल्स है उसको RH वाइटेकर साहब ने 5 किंगडम्स में डिवाइड किया। दैट इज़ मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब हम लोग देखते हैं कि मोनेरा के अंदर किस किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर किस किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंजाई के अंदर कैसे आते हैं, प्लांटी के अंदर और एनिमेलिया के अंदर, ये डिस्कस करेंगे। देखो मोनेरा के अंदर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। यूनिसेलर का मतलब होता है एक सेल वाले, नाम से आपको समझ में आ रहा है। यूनि का मतलब वन, सेलर का मतलब होता है सेल। यानी कि मोनेरा किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ोगे सबका शरीर बस एक ही सेल से मिलके बना हुआ होगा, यानी कि उनके पूरे शरीर में बस एक ही सेल प्रेजेंट होंगे। क्लियर? यूनिसेलर का मतलब। अब देखो प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जितने भी सेल्स होते हैं उनको हम लोग मेजरली 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। अब देखो प्रोकैरियोटिक सेल क्या होते हैं, प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि ये एक ऐसे सेल है जिनमें प्रिमिटिव काइंड का न्यूक्लियस देखने को मिलता है। और यूकैरियोटिक सेल का मतलब, यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस देखने को मिलता है, इनमें एडवांस न्यूक्लियस देखने को मिलता है। अब देखो प्रिमिटिव काइंड का न्यूक्लियस का मतलब क्या है और एडवांस न्यूक्लियस का मतलब क्या है भैया। प्रिमिटिव न्यूक्लियस मतलब कि जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। तो ऐसे सेल भी होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं, तो वैसे सेल्स को हम क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं यूकैरियोटिक सेल। और भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं एक प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में, आप मेरे लेक्चर्स जाके देख सकते हो, हमने वहाँ पे सब कुछ अच्छे से डिटेल में कवर किया है। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जिनमें प्रिमिटिव काइंड के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं और यूकैरियोटिक सेल जिनमें एडवांस टाइप के न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के अंदर, किंगडम मोनेरा के अंदर यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आते हैं। यानी कि इनके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं उनके शरीर में बस एक सेल होगा और वो जो सेल है उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। ठीक है ना, उनके न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगा। क्लियर है? और देखो इसका एग्जाम्पल भी आप ध्यान रखना कि मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरिया आते हैं। यानी कि अभी तक जितने भी बैक्टीरियाज आपने पढ़ा है वो किंगडम मोनेरा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सारे के सारे बैक्टीरियाज को हमने किस किंगडम में रखा है, तो आप बोला मोनेरा के अंदर रखा है। ठीक है ना। दूसरा किंगडम है प्रोटिस्टा। अब देखो प्रोटिस्टा में सारे के सारे यूनिसेलर यूकैरियोट्स आते हैं। इनमें यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स आ रहे थे, इनमें यूनिसेलर यूकैरियोट्स आएंगे। यानी कि यूकैरियोटिक सेल अभी हमने डिस्कस किया जिनमें एडवांस टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें यूनिसेलर यूकैरियोट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स 2 इंपॉर्टेंट जो आप ध्यान रखना, अमीबा और पारामीशियम। तो प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा और पारामीशियम आते हैं। नेक्स्ट है फंजाई। अब देखो फंजाई से मल्टी सेलर फीचर स्टार्ट होता है। अभी तक हमने मोनेरा और प्रोटिस्टा पढ़ा, दोनों यूनिसेलर थे। फंजाई के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स आप पढ़ोगे सब मल्टी सेलर होते हैं, यानी कि उनमें बहुत सारे सेल से मिलकर उनका शरीर बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लांटी। प्लांटी भी मल्टी सेलर यूकैरियोट्स होते हैं। ठीक है ना, प्लांटी भी मल्टीसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, यानी कि इनका भी शरीर बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है, प्लस इनमें भी एडवांस टाइप का सेल देखने को मिलता है, यानी कि उनमें यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। सेम विथ एनिमेलिया। एनिमेलिया के अंदर भी मल्टीसेलर यूकैरियोट्स देखने को मिलते हैं, यानी कि एनिमेलिया के अंदर जितने भी एनिमल्स आप पढ़ोगे वो सारे के सारे बहुत सारे सेल से मिलकर बने हुए होंगे और वो उनमें न्यूक्लियस एडवांस टाइप का देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। हम एक बार और आपको बता देते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा, मोनेरा यूनिसेलर प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोटिस्टा यूनिसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, फंजाई मल्टीसेलर यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांटी मल्टीसेलर यूकैरियोट्स होते हैं और एनिमेलिया मल्टीसेलर यूकैरियोट्स होते हैं। यानी कि फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया मल्टीसेलर यूकैरियोट्स, प्रोटिस्टा यूनिसेलर यूकैरियोट्स और मोनेरा यूनिसेलर
प्रोकैरियोट्स होते हैं। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। अभी हमने बताया मोनेरा के अंदर सारे के सारे बैक्टीरियाज आते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर अमीबा और पारामीशियम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स है, आपको ध्यान रखना होगा। फंजाई के एग्जाम्पल्स हम आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस इतना ध्यान रखो, मशरूम्स आपने खाए होंगे तो मशरूम्स इस फंजाई के अंदर ही आते हैं। ठीक है ना। अब देखो प्लांटी और एनिमेलिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे सिलेबस में क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स गिवन है। ठीक है ना। तो धरती पे प्रेजेंट जितने भी प्लांट्स हैं उनको 5 डिविजन्स में बांटा गया है। वो क्या क्या है? एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 डिविजन्स है प्लांटी के, जो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इसका डिटेल भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में इसका रिलेशन नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे। सब हम आपको पढ़ाएंगे, धीरे धीरे करके हम सब कुछ आपको कवर कराएंगे। तो प्लांटी आप ध्यान रखना कि प्लांटी के अंदर 5 डिविजन्स होते हैं, एलिगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी नेक्स्ट फाइलम पे आते हैं, दैट इज एनिमेलिया। एनिमेलिया क्या होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, हमने भी डिस्कस किया। अब देखो एनिमेलिया टोटल 11 फाइलम्स में डिवाइडेड है, यानी कि जितने भी धरती पे एनिमल्स प्रेजेंट है उनको हमने 11 फाइलम के अंदर डिवाइड करके रखा है। अब वो क्या क्या फाइलम है देखो, पोरीफेरा, स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। अब आपको ये 11 फाइलम बिल्कुल याद करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लासिफिकेशन एनिमल्स का बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद ही करना पड़ेगा। अब कैसे याद करोगे? देखो आप क्या करो, इसको एक बार और पढ़ते हैं। चलो सबसे पहले क्या था? पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। सबसे पहले क्या है? पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जेस भी बोल रहे हैं। फिर है सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। टीनोफोरा देखो ये भी सी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे सी साइलेंट होता है। ठीक है ना, इसलिए हम लोग इसको टीनोफोरा प्रोनाउंसिएट करते हैं। सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटीहेलमिंथिस, एस्केहेलमिंथिस, एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कोडेटा के अंदर हम आते हैं, जितने भी ह्यूमंस हैं सारे कोडेटा के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये है टोटल 11 फाइलम्स। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो अब क्या करो कि प्लैटीहेलमिंथिस, आप एक चीज़ याद करो, प्लेटी प्लेट लाइक, इनमें जो एनिमल्स होते हैं वो चपटे पाए जाते हैं, बहुत चपटे होते हैं, मतलब बहुत फ्लैटेंड एनिमल्स पाए जाते हैं इनके अंदर, इसलिए इस फाइलम का नाम है प्लैटीहेलमिंथिस। इनमें चपटे एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है ना, प्लैटीहेलमिंथिस याद कर लिया। उसके बाद देखो, उसके बाद 3 ए आते हैं। प्लैटीहेलमिंथिस के नीचे 3 ए है, ए। प्लैटीहेलमिंथिस का भाई एस्केहेलमिंथिस और एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा। तो प्लैटीहेलमिंथिस के बाद 3 ए है। सबसे पहले प्लैटीहेलमिंथिस का भाई एस्केहेलमिंथिस, फिर एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा, ऐसे सीक्वेंस में याद करना। उसके बाद देखो एक मोलस्का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मोलस्का के बाद देखो ये तीनों फिर भाई मिल गए, ये 3 भाई है और ये 3 भाई है, बीच में आपको मोलस्का याद करना है बस। ठीक है ना, तो वो कौन कौन से? इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। तो मोलस्का के बाद है इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। देखो इसमें भी एटी आ रहा है, इसमें भी एटी आ रहा है। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एक जैसा थोड़ा सा साउंड कर रहा है ना, एटा दोनों के पीछे है इसलिए। तो इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और हेमिकोडेटा का भाई कोडेटा। इस तरीके से याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा जल्दी। तो और देखो प्लैटीहेलमिंथिस के ऊपर 2 सी आते हैं, एक सीलेंट्रेटा और एक टीनोफेरा जिसमें सी साइलेंट है। ठीक है ना, और एक सबसे स्टार्टिंग में आता है पोरीफेरा, जिसे हम स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। तो सबसे पहला जो फाइला तो वो याद ही हो जाएगा, पोरीफेरा स्पॉन्जेस, जैसे ध्यान रख लेना। पोरीफेरा स्पॉन्जेस सबसे पहला फाइला था। उसके बाद 2 सी थे, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा। उसके बाद एक प्लेट था, प्लेट के नीचे 3 ए था, प्लैटीहेलमिंथिस का भाई एस्केहेलमिंथिस, फिर एनिलीडा, फिर आर्थ्रोपोडा। याद हो गया। उसके बाद आते हैं एक मोलस्का, मोलस्का के नीचे फिर 3 भाई है, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप याद करोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब इसका ट्रिक बनाओगे, बहुत कॉम्प्लेक्स ट्रिक भी बनता है, लेकिन ट्रिक बना के याद करोगे तो आप भूल भी सकते हो एग्जाम में। लेकिन आप इस प्रकार से याद करोगे, 5 बार इसको बोलना, उसके बाद फिर इस प्रकार से याद करना, तो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ग्रेड या लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। सबसे पहले है सेलुलर ग्रेड। सेलुलर ग्रेड एक ऐसा ग्रेड है जिसमें अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर इस प्रकार का ग्रेड देखने को मिलता है, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं वो सारे अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी कि कोई सेल अगर डाइजेशन का काम कर रहे हैं तो कोई रिप्रोडक्शन का काम करेंगे, कोई एक्सक्रीशन का काम करेंगे, कोई रेस्पिरेशन का काम करेंगे। तो सेलुलर ग्रेड का मतलब उसके शरीर में बहुत सारे सेल्स तो प्रेजेंट है, लेकिन कोई
सेल्स साथ में मिलके नहीं काम कर रहे, सबने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है कि हम ये काम को करेंगे, तुम ये काम को करना, तुम ये काम को करना, तुम ये काम को करना, यानी कि सारे सेल्स ने अपना अपना काम का बंटवारा कर लिया है। तो इस प्रकार के जो काम होते हैं उसके लिए एक टर्म यूज़ होता है, दैट इज़ डिवीजन ऑफ लेबर। ठीक है ना, तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो सेलुलर ग्रेड में हमने क्या पढ़ा, जिनके अंदर सारे सेल्स अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। कोई रेस्पिरेशन का काम कर रहा है, कोई रिप्रोडक्शन का काम कर रहा है, कोई एक्सक्रीशन का काम कर रहा है, कोई सर्कुलेशन का काम कर रहा है। तो अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं सारे के सारे सेल्स। इसमें से कोई भी सेल्स मिल के काम नहीं करता, इनमें किसी भी प्रकार का कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है टिश्यू लेवल, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये क्या होता है, इनमें क्या होता है कि कुछ सेल्स मिलके एक कॉमन फंक्शन को परफॉर्म करने लगते हैं, यानी कि इसमें कोई भी सेल्स मिल के काम नहीं कर रहे थे, लेकिन इसमें डाइजेशन के काम को करने के लिए बहुत सारे सेल्स मिल के काम कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे सेल्स मिल के साथ में काम करते हैं। इसी काम को यहाँ पे करने के लिए बस एक सेल कर रहा था, और उसी काम को यहाँ पे करने के लिए बहुत सारे सेल्स मिलके काम करते हैं। इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे एक ही काम को कर रहे होंगे। इस टिश्यू के अंदर जितने भी सेल्स प्रेजेंट है वो सारे एक ही काम को कर रहे होंगे। ठीक है ना, आई होप आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गन। देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार के टिश्यू, जैसे यहाँ पे ये अलग टिश्यू था, ये अलग टिश्यू था, अलग अलग प्रकार के टिश्यू मिलके एक ऑर्गन को बनाता है। जैसे स्टमक हमारा ऑर्गन है, वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलके बना होगा। इसोफेगस एक ऑर्गन है, वो अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलके बना होगा। तो जितने भी ऑर्गन्स आप पढ़ते हो ना, वो सारे अलग अलग प्रकार के टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। ठीक है, अब ऑर्गन के बाद आता है ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, जितने भी सिस्टम्स आप पढ़ते हो, जैसे ह्यूमन से रिलेटेड जितने भी सिस्टम्स पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ते हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ते हो गए, ये सारे सिस्टम्स होते हैं ऑर्गन सिस्टम। और उन सिस्टम के अंदर आपने पढ़ा होगा बहुत सारे ऑर्गन्स के बारे में। जैसे कि आपने डाइजेस्टिव सिस्टम जब पढ़ा होगा तो आपने पढ़ा होगा स्टमक के बारे में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। तो ये सारे ऑर्गन्स होते हैं जो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, यानी कि ऑर्गन सिस्टम को बनाने के लिए अलग अलग ऑर्गन्स मिलके सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि जो स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है ना, ये सारे मिलके एक ही काम को कर रहे हैं, दैट इज डाइजेशन के काम को कर रहे हैं। उसी प्रकार से अलग सिस्टम की अगर बात करें, अगर रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, तो उसके सारे सेल्स मिलके एक ही काम कर रहे हैं, रेस्पिरेशन में मदद कर रहे हैं भैया। ठीक है ना, तो ऑर्गन सिस्टम अलग अलग प्रकार के ऑर्गन से मिलके बना है जो सेम क्रिया को कर रहे हैं। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गन्स विच परफॉर्म कॉमन फंक्शन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, अब देखो इस चीज़ को आपको रिलेट करना है इस चीज़ से। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 11 फाइलम है, ये ऑन द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन अरेंज्ड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि पोरीफेरा धरती पे सबसे पहले आए थे, सबसे प्रिमिटिव है। पोरीफेरा धरती में आने वाले सबसे पहले एनिमल्स है। तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि धरती पे आने वाले सबसे पहले एनिमल्स कौन है, तो वो है पोरीफेरा, जिसको हम स्पॉन्जेस पे बोलते हैं। तो पोरीफेरा इवोल्यूशन के हिसाब से सबसे पहले आया था, फिर सिलेंट्रेटा, फिर टीनोफोरा, फिर प्लेटिहेलमिंथस, फिर एस्केहेलमिंथस, फिर एनेलिडा, फिर आर्थ्रोपोडा, फिर मोलस्का, फिर इकेंडरमिटा, फिर हेमिकोडेटा एंड देन कोडेटा। ठीक है, तो इसको अब इससे कैसे रिलेट करना है, देखो अब आपको क्वेश्चन यही पूछता है कि ये जो जितने भी फाइलम है उनमें किस प्रकार का ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब देखो हमें पता है कि पोरीफेरा बहुत पहले आए हैं, तो जो बहुत पहले आए हैं क्या उनमें ऑर्गन देखने को मिलेगा? ऑर्गन तो भैया बहुत एडवांस फीचर है, ऑर्गन सिस्टम बहुत एडवांस फीचर है। हमें डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है क्योंकि हम बहुत एडवांस एनिमल है ना, इसीलिए हमें प्रेजेंट होता है। जो बहुत पहले आए हैं, जो बहुत प्रिमिटिव है, क्या उनमें देखने को मिलेगा ऑर्गन सिस्टम? बिल्कुल भी नहीं। उनमें एक सेल मिल जाए, उनमें सेल का ग्रुप मिल जाए, वही बहुत बड़ा बात होता है। ठीक है ना, यानी कि जो पहले ऑर्गेनिजम्स है उनमें सबसे सिंपल ग्रेड देखने को मिलेगा। तो हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं कि इतने सारे जो फाइला है उसमें क्या क्या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। देखो पोरीफेरा स्पॉन्जेस में देखने को मिलता है सेलुलर ग्रेड, ठीक है ना। सिलेंट्रेटा और टीनोफोरा में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और प्लेटिहेलमिंथस में ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। अब देखो इसमें दोनों कैसे बोल रहे हो आप, ये क्वेश्चन अराइज होता होगा। देखो प्लेटिहेलमिंथस तो एक फाइलम है ना, उसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स आते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, कुछ ऑर्गेनिजम्स में ऑर्गन सिस्टम ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। अब देखो जिसमें एक बार ऑर्गन सिस्टम ग्रेड देखने को मिल गया ना, उसके बाद जितने भी इवोल्यूशन से ऑर्गेनिजम्स आए हैं वो सारे में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। यानी कि एस्केहेलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकेंडरमिटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा सब में
इन सब में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना कि स्पॉन्जेस या पॉरीफेरेंस में सेलुलर ग्रेड देखने को मिलता है, और दोनों जो सी से स्टार्ट थे उनमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थेस जो चपटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो चपटे एनिमल्स होते हैं, उनमें ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलता है। उसके नीचे तो सारे ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेंगे। क्यों भैया? क्योंकि प्लेटीहेल्मिन्थेस से इवॉल्व करके ही तो एस्केहेल्मिन्थेस बना है, उससे इवॉल्व करके ही तो एनेलिडा बना है, उससे इवॉल्व करके आर्थ्रोपोडा बना है। तो एक किसी में ऑर्गन सिस्टम दिख गया तो सारे में ही ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये ग्रेड क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक चीज़ और है कि पारामीशियम में एक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड बोलते हैं। जिसे हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या हमने पढ़ा कि पारामीशियम में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। ये चीज़ आप नोट कर लेना। यहाँ पे स्पेस नहीं था इसलिए वहाँ पे लिख दिया। इस चीज़ को बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आप नोट कर लेना। पारामीशियम में प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड देखने को मिलता है। अब ये ग्रेड क्या है भैया? सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी नीचे वाला ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है हमारा प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड। यानी कि ये जो ग्रेड है ना, ये सेलुलर ग्रेड से भी नीचे आता है, पीछे आता है। अगर आप एवोल्यूशन के हिसाब से बात करें तो इसमें बस एक सेल प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पारामीशियम तो प्रोटिस्टा के अंदर आ रहा था, और प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर है, यानी कि इनके शरीर में, ये जो पारामीशियम है, इनके शरीर में एकमात्र एक ही सेल प्रेजेंट है। इनके शरीर में एकमात्र एक सेल प्रेजेंट है, और वही सेल सारा का सारा बॉडी के इंपॉर्टेंट फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यानी कि वो जो एक सेल है ना इनके शरीर के अंदर, उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो डाइजेशन का भी काम करे, वो रेस्पिरेशन का भी काम करे, वो एक्सक्रीशन का भी काम करे, वो रिप्रोडक्शन का भी काम करे। सारा फंक्शन एकमात्र एक सेल को मिला हुआ है, और ऐसे ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एकमात्र एक सेल प्रेजेंट होता है जो सारे इसेंशियल फंक्शंस करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड सेलुलर ग्रेड से नीचे क्यों है। इसलिए नीचे क्योंकि सेलुलर ग्रेड में भैया बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट थे, और सारे सेल्स अलग अलग फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे थे, और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड में तो एक सेल प्रेजेंट है जो सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर रहा है। ठीक है ना, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हमें एक लास्ट चीज़ जो पढ़ना है वो है इनके एग्जाम्पल्स। प्रॉब्लम ये है ना कि ये फाइला के हिसाब से ग्रेड नहीं पूछता एग्ज़ाम में। यही तो दिक्कत है कि फाइला के हिसाब से ग्रेड नहीं पूछता है इसके एग्जाम्पल के हिसाब से। यानी कि इस आर्थ्रोपोडा के अंदर क्या क्या एनिमल्स आते हैं, इस कोर्डेटा के अंदर क्या क्या एनिमल्स आते हैं, उसके हिसाब से पूछ देता है ग्रेड। एग्जाम्पल के हिसाब से ग्रेड पूछता है। जैसे कि यहाँ पे हम लिखे हैं कि पॉरीफेरा स्पॉन्जेस के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं ना, उनका एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी प्रकार से सिलेंट्रेटा के अंदर कौन कौन से एनिमल्स आते हैं वो यहाँ पे हम लिखे हैं। उसी प्रकार से ये सारे फाइलम के भी एग्जाम्पल्स होते हैं। जब हम आपको एनिमल क्लासिफिकेशन पढ़ाएंगे तब हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड एग्जाम्पल्स हैं वही हम यहाँ पे लिखे हुए हैं सिर्फ। ठीक है, देखो पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस का एग्जाम्पल है साइकोन, स्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। अब ये भैया ये बहुत, तो अब आपको लग रहा होगा कि भैया ये क्या है, इतने सारे एग्जाम्पल्स याद करने पड़ेंगे। देखो इसको 2-3 बार आप देखो, क्या है? साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, यूप्लेक्टेला। देखो पॉरीफेरा का दूसरा नाम क्या था? स्पॉन्जेस था। तो स्पॉन्जेस वर्ड से ही तो रिलेटेड है स्पॉन्जिला और यूस्पॉन्जिया। स्पॉन्ज दोनों में आ रहा है तो वो स्पॉन्जेस से रिलेटेड हो गया। तो देखो साइकोन भी लगभग इसी टाइप का नाम लग रहा है। साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया, ये सब तो एग्जाम्पल है। उसी प्रकार से आप इसको कैसे याद करोगे? देखो इसमें भी यू आ रहा है, EU, और इसमें भी EU आ रहा है। तो आप ऐसे याद रखना कि स्पॉन्जेस के 4 एग्जाम्पल से जो हमें ध्यान रखना है, इट इज़ साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला। ठीक है ना, देखो यही सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसलिए हम आपको यही चारों एग्जांपल्स ही बता रहे हैं। और मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि यही चारों एग्जांपल्स आपको देख के एग्जाम में पूछेगा। क्या क्या एग्जांपल थे? साइकोन, स्पॉन्जिला, यूस्पॉन्जिया और यूप्लेक्टेला। तो आई होप ये चारों एग्जांपल आप 1-2 बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है ना। दूसरा है सिलेंट्रेटा का एग्जाम्पल, दैट इज जेलीफिश। तो जेलीफिश जो होते हैं वो सिलेंट्रेटा के अंदर आते हैं। तो करंटली आप बस यही दोनों के एग्जाम्पल्स याद करो। ठीक है, अब हम इसके सारे एग्जाम्पल्स हम क्लासिफिकेशन जब पढ़ाएंगे तो आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये कंप्लीट थ्योरी बहुत रिक्वायर्ड था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन साइकोन में देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हमको क्या बताए थे कि फाइलम डायरेक्टली नहीं गिवन होगा, फाइलम के एग्जांपल्स गिवन होंगे। जैसे कि ये देख सकते हो स्पॉन्जेस का एग्जांपल गिवन है साइकोन, यहाँ पे एग्जांपल गिवन है ना साइकोन।
तो साइकोन का कौन सा ग्रेड होगा? जो पॉरीफेरा का ग्रेड होगा, क्योंकि पॉरीफेरा के अंदर ही तो ये सारे आ रहे हैं। तो पॉरीफेरा का सेलुलर ग्रेड है तो साइकोन का भी सेलुलर ग्रेड होगा, यानी कि ये तो हमारा करेक्ट है ना। दूसरा, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पारामीशियम में देखने को मिलता है। हमने कहाँ पढ़ा था पारामीशियम? हमने प्रोटिस्टा के अंदर पढ़ा था। देखो ये पारामीशियम में हमने बोला था कि इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और ये प्रोटिस्टा के अंदर आता है भैया। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन पारामीशियम में देखने को मिलता है, ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है सेल या टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन जेलीफिश में देखने को मिलता है। जेलीफिश हमने किस में पढ़ा? याद करो, जेलीफिश हमने इस सिलेंड्रेटा फाइलम के अंदर पढ़ा और सिलेंड्रेटा फाइलम में टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि ये जो एग्जाम्पल के साथ ग्रेड गिवन है ये बिल्कुल मैच कर रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे सेल क्या लिखा हुआ है? कुछ एनिमल्स में, उसके कुछ एनिमल्स में सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी देखने को मिलता है। देखो आप इस चीज़ से कंफ्यूज कैसे नहीं करोगे, हम आपको बताते हैं। अगर आपको इस चीज़ में कंफ्यूजन हो रहा है तो आप नेक्स्ट ऑप्शन में शिफ्ट हो जाओ। देखो इसमें देखो, यूप्लेक्टेला आपने किस में पढ़ा? देखो यहाँ पे पॉरीफेरा या स्पॉन्जेस में पढ़ा, यानी कि ये पॉरीफेरा स्पॉन्जेस के मेंबर है और इनमें सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यानी कि यूप्लेक्टेला में क्या गिवन है? टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें टिश्यूज़ तो बनते ही नहीं है, ये तो सबसे प्रिमिटिव एनिमल है, इनमें कभी भी सेल तो देखने को मिलेंगे ही नहीं, तो इनमें टिश्यू या ऑर्गन ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कभी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता है। यानी कि ये तो सबसे ज़्यादा इनकरेक्ट लग रहा है। आपको अगर इस ऑप्शन में डाउट होगा तो ये ऑप्शन देखो, ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है ना, और ये तो फिर करेक्ट हो गया क्योंकि इसमें टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है और सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं जेलीफिश में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा और ये कंप्लीट थ्योरी भी आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।